सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका स्वागत है फेडरल देश के चर्चा में। और आज का जो चर्चा का विषय है वो कुणाल कामरा को लेकर है, जिन्हें कल ही जो है मद्रास हाई कोर्ट से राहत जरूर मिली है, लेकिन उसके बाद ही उनकी मुसीबत फिर से बढ़ गई है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने 3 नई एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ की है। और अब देखना यह है कि इन मामलों में उनको कब और कैसे राहत मिलेगी, या फिर जो राहत कल मिल चुकी है उसी से वो 7 अप्रैल तक सुरक्षित रहेंगे। इन सब बातों पर और ये विवाद क्या है, इसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी हैं, ललित राय और मनु पवार। आप दोनों का ही इस चर्चा में स्वागत है। और मैं सभी दर्शकों से ये भी कहूँगा कि वो हमारी चर्चा को लेकर क्या सोचते हैं और अपनी राय जो है वो भी व्यक्त कर सकते हैं, ताकि हम इस चर्चा में उनकी बातों को भी उठा सकें। तो ललित, सबसे पहला सवाल ये है कि अब जैसे कुणाल कामरा को कल मद्रास हाई कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली थी, और ठीक उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर ये कहा था कि राजनीति को अगर व्यंग से खतरा होने लगेगा तो ऐसा कैसा चलेगा, और इसको कानूनी दायरे में ना घसीटा जाए, ये अदालतों को भी हिदायत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप अब आज का सिनेरियो में अगर हम बात करेंगे, कल जो एक राहत नजर आ रही थी, उसके साथ ही एक परेशानी भी कुणाल कामरा के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने 3 नई एफआईआर भी दर्ज कर ली हैं। अब आगे का सफर कुणाल कामरा के लिए कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है? देखिए अभिषेक, ये तो बात सच है कि पहले केस में कुणाल कामरा जब नया भारत शो के जरिए नए भारत की आवाज को बुलंद कर रहे थे, उसकी बात कह रहे थे और वो सटायर के जरिए अपनी बातों को रख रहे थे, तो निश्चित तौर पे सटायर करना बुरी बात नहीं है। आप किसी के भी खिलाफ जाकर के सटायर कर सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं। सवाल ये होता है कि व्यंग कसने के नाम पर एक ये भी कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ही ग्रे एरिया है, लाइन बहुत थिन है कि कब फ्रीडम ऑफ स्पीच दूसरे के लिए दिक्कत वाली बात बन जाती है, या कब फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए जब आप अपनी बात कहते हैं और खुद उस लिमिट को लांघ जाते हैं, उसका पता कर पाना, उसका फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कुणाल कामरा ने अगर देखिए कि हैबिटेट स्टूडियो में जो सारा वो शूट हुआ था, उसमें नाम किसी का लिया नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनकी जो पैरोडी उन्होंने की, दिल तो पागल है फिल्म के हिसाब पे जो पैरोडी बनाई थी, उस पैरोडी में जो जिन-जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, वो शब्द किस तरफ इशारा कर रहे थे, जिसका आपने देखा है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे का गुट वाला जो शिव सैनिक है, वो बार-बार कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है पूरी लिमिट को क्रॉस कर गया और इसको हमको सबक सिखाना पड़ेगा। तो इसके 2 पक्ष हो गए कि एक पक्ष ये है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आपने किसी के को लेकर के व्यंग कसा, तो वो आपका अपना अधिकार है, आपने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। ठीक उसी तर्ज पे दूसरा पक्ष है, वो ये कहता है कि भाई मेरा नेता है, वो पब्लिक फिगर है और कुछ नैतिक जो बातें होती हैं, नैतिक चीज होती है, उसका सम्मान करना जरूरी है। और यदि वो व्यक्ति इस तरीके से हमारे नेता के ऊपर आक्षेप करता है, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नेता के समर्थन में उठ खड़े हों। हालांकि वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से शिव सैनिक ने एकनाथ शिंदे के गुट ने वहां पे वायलेंस किया, तोड़फोड़ की, उसमें 18 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, वो की जो कि बेल पे भी है। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि कुणाल कामरा के सामने किस तरह की मुश्किल आ खड़ी हुई है। पहली एफआईआर जिसमें मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले लिया और अदालत के सामने ये बात रखी कि देखिए महाराष्ट्र में उनको गिरफ्तारी का डर है, महाराष्ट्र में अगर जाएंगे तो उनको जान को भी खतरा है, लिहाजा उनको राहत, कानूनी राहत पहुंचाई जाए, और उनको कानूनी राहत मिली भी। लेकिन सवाल यह है कि मुकदमा दर्ज कराना, जो उस पर अब एक 3 मुकदमे और दर्ज हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पे उनके सामने एक मुश्किल और खड़ी आ चुकी है कि इन 3 मुकदमों में या तो फिर वो एंटीसिपेटरी बेल लें, या तो मुंबई पुलिस उनको, ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि मुंबई पुलिस उनको समन करेगी, और जब समन करेगी तो 2 ही है कि या तो एंटीसिपेटरी बेल लेकर के उस समन से बचिए कुछ समय तक, नहीं तो उसके बाद आप महाराष्ट्र जाइए और उसके बाद अपने जो भी आपके मन में, दिल में, दिमाग में जो सवाल है, जवाब है, वो एजेंसी के सामने पेश करिए। तो आज के दौर में अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे कुणाल कामरा के सामने मुश्किल तो है ही। अब मेरा सवाल जो है मनु से है। मनु, आपने अगर इस पूरे विषय पर नजर डाली हो, तो इस बीच में जो है मैं एक बात संजय राउत की तरफ से रख रहा हूँ, जिन्होंने, मैंने आज जो है एक न्यूज में पढ़ा था, उन्होंने कुणाल कामरा का पक्ष लिया और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कुणाल कामरा से बात की थी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि देखिए, कुणाल कामरा को महाराष्ट्र पुलिस जो है सुरक्षा देगी, महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छी है,
और ये बोलते हुए उन्होंने कंगना रनौत का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने जब शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जब सरकार चल रही थी, जब जो है टिप्पणी करी थी सरकार के खिलाफ, तो उनको भी मुंबई पुलिस ने जो है सुरक्षा दी थी। तो ऐसे में उन्होंने ये कटाक्ष करा है बीजेपी और जो एनडीए की सरकार जो वहां पे जो चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, तो उस पे उन्होंने ये कहा है कि कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने, साथ ही साथ मुंबई पुलिस को भी उन्होंने अपने रडार पे लिया है कि जब कंगना रनौत को आप सुरक्षा दे सकते हो, तो क्यों नहीं आप कुणाल कामरा को सुरक्षा देंगे। लेकिन यहाँ पर शायद वो ये चीज भूल गए कि क्योंकि मैं उस समय एक राष्ट्रीय चैनल में था और मैं उस कवरेज पे गया हुआ था, कंगना रनौत के जो है ऑफिस के ऊपर बीएमसी का बुलडोजर चलवाया गया था उसी प्रकरण में। तो संजय राउत भी मुझे लगता है कि एक पक्षिया तो जो है बात कर रहे हैं। एक पक्ष तो उन्होंने रखा कि मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत को सुरक्षा दी थी, और लेकिन वो वाला पक्ष भूल गए जब उन्हीं की सरकार सत्ता में थी और उनको भी कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी करना इतना बुरा लगा था कि उन्होंने कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया था। तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं मनु? देखिए अभिषेक, जहां तक सुरक्षा वाला मसला है उसमें ये है कि चूंकि मद्रास हाई कोर्ट ने कुणाल को 7 अप्रैल तक की राहत दी है, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 7 अप्रैल तक उनको जो है कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। मतलब 7 अप्रैल तक आप उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, और इस दौरान वो चाहें तो जो 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 जरूरी कोर्ट है जहां जा सकते हैं मुंबई में, वहां कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं कि जैसे संजय राउत ने कहा है या कि कंगना वाला उदाहरण, लेकिन उसमें ये है कि महाराष्ट्र में जो राजनीति है वहां इस तरह की भाषा जो है वो मतलब वो रेटिंग पाती रही है। और जब हम उसकी बात करते हैं कि भाई जो अपना कि अभिव्यक्ति वाला जो सवाल आता है, तो हम जब रचनात्मक फील्ड के लोगों की अभिव्यक्ति की बात होती है तो हम एकदम झंडा लेके चले जाते हैं। लेकिन राजनीति में वहां पे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता रहा है ये तो सब जानते ही हैं। वहां शिंदे हो, उद्धव ठाकरे हो या दूसरे तो वहां पे बहुत मतलब ये राजनीति जो है ना वो वहां पे वो पॉपुलर वो है, एक हथियार है। और चूंकि शिंदे गुट के पास ये मौका है शिंदे को बड़ा लीडर बनाने का, उनको बाल ठाकरे के जैसे समक्ष खड़ा करने का, क्योंकि बीएमसी का इलेक्शन है आगे, स्थानीय निकाय के चुनाव होने महाराष्ट्र में, तो उनको एक अपनी बड़ी उस तरह की छवि बनानी है कि जो है बहुत एग्रेसिव नेता है और उनके एक कहने पे उनके एक इशारे पे शिवसेना कुछ भी कर सकते हैं, तो जैसे बाला साहब ठाकरे के दौर में हुआ करता था। तो बहुत सी चीजें हैं। तो इसमें कुणाल कामरा भले ही 7 अप्रैल तक राहत मिली हो, लेकिन जिस तरह से देखा अभी हमने 3 और केसेस हुए हैं। ये केसेस एक जलगांव के मेयर ने किया है, एक केस किया है, एक होटलियर है नासिक में, एक उन्होंने किया है, एक बिजनेसमैन है उन्होंने किया है। तो अलग अलग सेगमेंट के लोग हैं, उन्होंने केस किया है। तो कुल मिला के मामला ये है कि कुणाल कामरा को उसी चक्रव्यूह में उलझाने का खेल है। और ये इसलिए भी है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसके जरिए शिंदे को और ताकतवर नेता बनाने का एक मौका है शिवसेना के पास, और वो उसमें कर भी रहे हैं। जैसे उन्होंने तोड़फोड़ की वहां जहां पे ये प्रोग्राम हुआ था स्टूडियो में, तो वो साबित करना चाह रहे हैं कि हम उस दौर के शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे वाली जो विरासत है वो हमारे पास है। तो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं उसमें। और उसमें जो है कुणाल कामरा जो है एक बड़े उस तरह किरदार आ गए हैं कि जिनकी वजह से एक मौका मिला है शिवसेना शिंदे गुट को कि अपने को एक ताकतवर नेता साबित करने का और बाला साहब ठाकरे की विरासत का जो है प्रतिनिधि होने का। तो ये चूंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इसलिए इसकी जो है इसमें आगे लड़ाई बहुत दिलचस्प मोड़ पे जाने वाली है, ऐसा लग रहा है अभिषेक। ललित, अब आप ये बताएं कि देखिए जो अब जैसे कुणाल कामरा के बारे में हर एक को जानता है कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, और जाहिर सी बात है कि कॉमेडियन जो है कहीं ना कहीं अपनी बात को इस तरीके से रखता है कि शायद दूसरे का मजाक जरूर लगे, लेकिन सबका जो अगर हम देखेंगे
तो कहीं न कहीं वो मानसिक तनाव को कम करने का प्रयास करता है, लोगों की मदद करता है। और ऐसा नहीं है कि कुणाल कामरा ही इस तरीके के पहले कोई कॉमेडियन हैं जो कटाक्ष करते हैं। इससे पहले भी आप देखेंगे कई और भी कॉमेडियन हुए, या जैसे राजू श्रीवास्तव का हम एग्जांपल लें, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जब भी वो शो करते थे तो वो मिमिक्री करते आए हैं लालू यादव को लेकर या और भी कई नेताओं को लेकर। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ बुरा माना हो, या बात जो है कानूनी लफड़े में पड़ गई हो, जैसे कि एफआईआर दर्ज करने की कोई नौबत आई हो। लेकिन महाराष्ट्र में जैसे अभी मनु भी कह रहे थे कि वहाँ पे जो राजनीति है वो थोड़ा अलग तरीके की है, लोग अपनी अस्मिता के ऊपर ले जाते हैं मजाक को भी। और खासतौर पे शिवसेना का अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर एग्रेशन दिखा दिया जाता है। ये अगर व्यंग था तो शायद इसको लाइटली भी ले सकते थे शिव सैनिक। तो आपको इसमें क्या लगता है कि इतना आगे चढ़कर, या उसमें माना कि उन्होंने कुणाल कामरा ने नाम नहीं लिया था, इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ ही हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक व्यंग था, उसको इग्नोर भी किया जा सकता था। तो आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, अब इसे एक सबसे बड़ी बात ये है ना कि शिव सैनिकों को अगर देखिए, शिवसेना को देखिए अगर आप, तो ज्वाइंट जब शिवसेना थी तो भी शिवसेना का रिएक्शन क्या होता था महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, वो सबके सामने है। दूसरी बात यह है कि किसी के भी खिलाफ व्यंग करने में कोई बुराई नहीं है, व्यंग किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, बहुत ही जो समाज के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित पदों को जो शोभित कर रहा है, अगर उसके खिलाफ या उसके खिलाफ कोई व्यंग किया जाता है, कसा जाता है, और उसको लाइट मोड में अगर वो लेके चला जाता है, तो एक मैसेज भी जाता है। बेहतर तो यही रहा होता जो है कि बेहतर आदर्श स्थिति ये होती कि ठीक है, एक शख्स ने व्यंग किया और व्यंग में तमाम तरह की बातें की जो शायद उसको अच्छी भी नहीं लग रही थी, बावजूद उसके बाद वो ये कह देते कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, व्यंग है, उसकी अपनी एक कला है, उस कला के जरिए उसने किया। एकनाथ शिंदे को आप देखिए कि एकनाथ शिंदे ने भी क्या कहा कि देखिए, व्यंग समझते हैं, आप उनके कमेंट को देखिए कि व्यंग क्या होता है, उसको मैं भी समझता हूं, लेकिन एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। अब ये दोनों बातें हो गई कि एक तरफ से कि व्यंग को लेकर के मुझको कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन एक उसकी सीमा होती है। अब ये लाइन अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको शिव सैनिक किस तरीके से, उनके समर्थक किस तरीके से लेते, ये बड़ी बात थी। और आपने देखा कि शिवसेना के चाहे सांसद हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, हर लोग अपने अपने स्तर पर कुणाल कामरा के खिलाफ जो शिकायत कराए। और पहली शिकायत हुई जो कि एमएलए ने किया था, मुरजी पटेल, उन्होंने किया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये एक फहरिस्त जो है बढ़ती गई। कुल मिला जुला करके कहने का अर्थ ये है कि भारतीय राजनीति में आप देखेंगे कि मतलब आजादी के बाद भी कार्टून बनते थे, नेताओं के ऊपर कार्टून बनते थे, लेकिन सहनशीलता होती थी। नेता उसको जो है क्या कोप अप कर जाते थे, कहते थे ठीक है, उनका अपना काम है, वो अपना काम करते रहे, हमारा जो काम है हम करेंगे। लेकिन समय जैसे जैसे बदला है, वैसे वैसे एग्रेशन बढ़ा है। और इस पूरे केस को अगर आप देखिए कि शायद ये मामला और आगे नहीं बढ़ता अगर शिवसेना यूबीटी की तरफ से इतने बड़े बयान संजय राउत, जिनके जरिए बार बार प्रियंका चतुर्वेदी, जिनके मुखार बिंदु से, जिनके ट्विटर पे बार बार ये कही जा रही थी बात, तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि वो कितना नागवार लगेगा। क्योंकि शिवसेना का यह मानना है कि शिवसेना को अल्टीमेटली इस शख्स ने तोड़ दिया, हमारे अस्तित्व के लिए काफी दिक्कत पैदा कर दिया। तो होता है ना कि भाई जिस किसी भी शख्सियत की अस्तित्व को दिक्कत आ जाए, जिसकी पार्टी संकट में आ जाए, तो उसका गुस्सा होना लाजमी है। लेकिन बावजूद चूंकि आप राजनीतिक सर्कल में है, राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आपकी बातों का इम्पैक्ट जो है पब्लिक पे होता है, तो ये अपेक्षा होती है कि आप भी संयमित तरीके से अपनी बातों को रखिए। लेकिन अभिषेक, इसमें आप मान के चलिए कि केवल अगर शिवसेना के संजय राउत की तरफ से कोई बयान नहीं आया होता, या बयान नहीं आते, या प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से बयान नहीं आते, या उनके नेता कुछ नहीं बोलते, तो शायद मामला इतना आगे नहीं बढ़ता और मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन अब एकनाथ शिंदे गुट की सेना को यह लगता है कि ये पूर्ण तौर पे राजनीति की जा रही है। तो स्वाभाविक है कि राजनीति हो रही है, राजनीति के निशाने पे कोई और है, मोहरा कोई और बन रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि कुणाल कामरा इस पूरे केस में मोहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। मनु, जैसा ललित ने कहा कि कुणाल कामरा इस पूरे मामले में मोहरा बनते नजर आ रहे हैं, तो आप इसमें आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अगर हम, जैसे ललित ने यही कहा कि अगर शिवसेना यूबीटी की तरफ से इस पर प्रक्रिया नहीं आती तो शायद जो एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना है
वो भी इस तरीके से रिएक्ट नहीं करती। लेकिन ये अगर आप समझे तो राजनीतिक दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा कोई समझदारी भरा कदम नहीं है, क्योंकि ऐसे तो उकसावा तो कोई भी चाहेगा, वो तो उकसाएगा ही अगर आपका कोई बुरा या अहित चाहता है तो। और आप इतने बड़े राजनेता होके या फिर इतनी बड़ी उस प्रदेश की पार्टी है आपको, और ऐसे उकसावे में आ जाएंगे तो ये तो एक ट्रैप हो गया। आप कभी उस ट्रैप में फंस के कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। आप अगर देखेंगे, जब जैसे कंगना रनौत वाला ये जो एग्जाम्पल खुद जो संजय राउत उन्होंने दिया है, मुझे उस समय का याद है कि एक राष्ट्रीय चैनल और था हिंदी का ही, जिसके रिपोर्टर के खिलाफ और एडिटर के खिलाफ भी यूबीटी सरकार जब थी सत्ता में महाराष्ट्र में, तो उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, जबकि वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। और उसमें ये था कि उनको बस ये नापसंद रहा कि आप कैसे जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है एक माहौल बना रहे हैं रिपोर्टिंग के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जब कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे हम दोनों ही शिवसेना की तुलना कर लें, अभी एकनाथ शिंदे को लेकर जैसे संजय राउत कटघरे में खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो अपना किया भी भूल रहे हैं। उनको ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, 3 से 4 साल पुराना ये, मतलब लगभग 4 साढ़े 4 साल पुराना ये मसला है। तो मुझे बखूबी याद है कि किस तरीके से उस समय जो है पत्रकारों पर भी एफआईआर दर्ज की गई, या कंगना रनौत को भी पार्टी बनाया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। तो इतनी जल्दी ये जो राजनेता हैं वो अपना किया भूल भी जाते हैं और फिर दूसरे का जो है गिरेबान पकड़ लेते हैं या फिर उसके ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। आप इसमें क्या कहेंगे, क्योंकि जनता ने तो पहला वो भी दृश्य सब देखा है, और अब जो कुणाल कामरा वाला मसला चल रहा है उसमें भी जनता देख रही है। देखिए अभिषेक, पहली बात तो ये है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अगर उद्धव गुट रिएक्ट नहीं करता तो शायद शिंदे गुट जो है ऐसा रिएक्ट नहीं करता। वो ऐसे रिएक्ट करता क्योंकि उनके लिए ये मौका है, जिसे हम दूसरी भाषा में आपदा में अवसर कह सकते हैं। ये उनके पास मौका था कि अपने को जो है अपने लीडरशिप को, एग्रेसिव लीडरशिप को साबित करना था कि हम लोग जो है बाला साहिब की विरासत के असली मालिक हैं, असली हकदार हैं। तो वो उनको साबित करना था, उनको करना ही था। दूसरी बात ये भी है कि हमारी जो जो मौजूदा राजनीति है उसमें व्यंग्य सहने की क्षमता नहीं है। एक दौर में मुझे याद है, मतलब हमने पढ़ा है, बाबा नागार्जुन जो है बड़े धाकड़ कवि, फक्कड़ कवि, बड़े धाकड़ कवि रहे हैं। 60 के दशक में जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया शायद भारत आ रही थी, तो जो जिस तरह की व्यवस्थाएं, जिस तरह की तैयारियां चल रही थी, तब जो है बाबा नागार्जुन ने बड़ा तगड़ा व्यंग मारा था। उस समय जवाहरलाल नेहरू जो है प्राइम मिनिस्टर थे, तो बाबा ने लिखा था कि आओ रानी हम धोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट कर दिया। और 70s के दौर में जब संजय गांधी जो है अराजक किस्म के हो गए थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब भी बाबा नागार्जुन जो है, ये आपकी बात में एक और ऐड करना चाहेंगे कि आपने बाबा नागार्जुन का जिक्र किया और काफी सधे अंदाज में वो टिप्पणी करते थे। इसी तरीके से यूपी के गोंडा में अदम गोंडवी का भी नाम था, और वो बहुत ही प्रखर तरीके से, मुखर तरीके से सत्ता के खिलाफ वो अपनी आवाज उठाते थे, कहते थे। लेकिन एक ये बात होती थी कि उसमें कम से कम जो है लोगों को ये लगता था जो है कि वो बात उनके ऊपर कही जा रही है, लेकिन फिर भी उसको वो सह जाते थे। वो मतलब व्यवस्था के खिलाफ। हाँ, तो मुझे ऐसा वही मैं कह रहा हूँ, शायद शिंदे सेना को बात उतनी नागवार नहीं लगी होती। अगर शब्द गद्दार नहीं आया होता तो बात शायद उतनी नागवार नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा था। जब जैसे बाबा नागार्जुन ने 70s के दौर में, जब संजय गांधी का बिल्कुल जो है अपने उसमें बहुत चढ़ाव था और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो तब भी बाबा ने मारा, बहुत 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 धाकड़ व्यंग, बहुत मतलब बहुत आक्रामक व्यंग था। और प्रधानमंत्री के लिए कि इंदू जी, इंदू जी, इंदू जी, क्या हुआ आपको, बेटे को पोर दिया, भूल गई बाप को। मतलब इतना, ये तो आप पर्सनल भी कह सकते हैं इसको, सीधे पर्सनल अटैक था। लेकिन उस इंदिरा गांधी जैसी नेता, जिसको जो है लोग तानाशाह भी कहते हैं बाद में, उन्होंने भी ये व्यंग सह दिया, है ना। अब वो व्यंग सहने की क्षमता नहीं, मतलब देखिए जो व्यंगकार है उसको अब लक्ष्मण रेखाएं पता होती हैं।
उसे पता होती है कि किन चीजों पे क्या रिएक्ट हो सकता है, उसे पता होती है। अब मैं आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं कुछ वीडियो, जैसे वरुण ग्रोवर, शायद, हाँ वरुण ग्रोवर ही नाम है उनका, हाँ, उनका एक वीडियो देख रहा था। वो बता रहे हैं पब्लिक को कि भाई इस तरह जो है, आप मैं शो कर रहा हूँ, आप इस तरह आप रिकॉर्ड मत कीजिए, किसी भी कैमरे से रिकॉर्ड मत कीजिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, 1-2 महीने लिखते हैं, है ना, उस टेक्स्ट कंटेंट लिखते हैं, फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर शो करते हैं, और फिर उसे यूट्यूब पे डालते हैं, और फिर जेल जाते हैं। तो जब वो जेल जाते वाली बात करते हैं, तो उसकी मतलब, उसका मतलब समझ लीजिए कि किस तरह एक भयभीत जो है व्यंग्यकार हो गया है। इसी तरह एक और उनका एक और वीडियो में देख रहा था कि वो कह रहे थे कि यार हम लोग जब लिखते हैं तो एक दिन जो है किसी कमेंट लिख दिया किसी ने कि आज तू झालावाड़ आ, तुझे मैं यहीं पीटूंगा झालावाड़। तो उसने कहा यार बताओ, मैं पिटूंगा भी मैं ही, यार झालावाड़ भी मैं ही आऊं, ये क्या बात हुई। और एक जाकिर खान का मैं वो देख रहा था कि एक वीडियो उनका भी किसी ने उनसे पूछा, जाकिर खान से, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, किसी ने उनसे पूछा यार कि आप लोग पॉलिटिकल व्यंग क्यों नहीं करते हैं, पॉलिटिकल कॉमेडी क्यों नहीं करते हैं। तो जाकिर खान ने उस सवाल पूछने वाले से पूछा, अगर मैं पॉलिटिकल कॉमेडी करूं तो आपको कैसा लगेगा। उसने कहा मुझे बहुत मजा आएगा। तो उसने कहा आपके पर्सनल प्लेजर के लिए मैं अपना करियर थोड़ी खराब करूंगा। तो देखिए किस तरह का दौर आ गया है। मैं दोनों उदाहरण आपको बताया कि बाबा नागार्जुन ने कैसे ठोका था सीधे प्रधानमंत्री को। दोनों 60 के दौर में, 70 के दौर में सीधे ये पर्सनल अटैक था कि भाई बेटे को बोल दिया, भूल गई बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको। तो वो दौर लेकिन देखिए इसमें आप मनु देखेंगे तो मनु एक चीज और देखने वाली बात है, एक चीज और देखने वाली बात है कि हम्म, आप देखिए कि राजनीतिक दलों के नेता, चाहे वो किसी भी दल के हों, और जब वो सत्ता में होते हैं, सरकार में होते हैं, जब उनके खिलाफ कोई बात कही जाती है, तो वो ये कहते हैं कि एक संस्था के खिलाफ बात कही जा रही है। मतलब वो खुद को संस्था मानते हैं, और निश्चित तौर पे जो सरकार में उस समय वो संस्था ही है। लेकिन ये है कि वो उसमें वो जो थिन लाइन है कि वो व्यक्ति है कि संस्था है, वो बड़ी बहुत पतली सी लाइन है, बहुत पतली लाइन है, उसको कब कोई ब्रीच कर देता है। लेकिन वो ये मान के चलते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई बात आई है तो ये देश के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है, हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है, और वो एक्शन ले लेते हैं और अपने एक्शन को डिफेंड करते हैं। लेकिन ये कि जब सब बात दूसरे की आती है तो फिर उनको ये लगने लगता है कि भाई ये तो संवैधानिक जो व्यवस्था है अब उस पर बहुत ही गहरा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। किस व्यक्ति के शासन में संवैधानिक व्यवस्था मतलब पूरी तरीके से चूर चूर हो गई है, उसका कोई मतलब सम्मान नहीं है, उसको लेकर के अब होता है ना कि मुट्ठी में कैद कर लिया है। तो ये जो दोहरा चरित्र है वो उसको पब्लिक भी देख रही है, कि पब्लिक भी देख रही है। और पब्लिक के अगर हिसाब से आप देखें तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक इन सारी चीजों को किस तरीके से लेती है? उसको मानती है कि ठीक है नाटक नौटंकी है, या नहीं इसमें कुछ है, इसमें दम है? देखिए पब्लिक को भी देखिए अगर हम बात करें ना ललित, तो पब्लिक भी डिवाइडेड आप समझिए। देखिए कुछ लोग होंगे जो एकनाथ शिंदे और शिवसेना शिंदे के पक्षधर होंगे, उनके समर्थक होंगे, तो जाहिर सी बात है वो इस समय पार्टी जो भी कदम उठा रही है वो उसके सपोर्ट में रहेंगे। और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे या फिर किसी अन्य दल के समर्थक रहेंगे जो शिवसेना एकनाथ शिंदे के विरोधी हैं, तो वो जो ये अभी प्रक्रिया चल रही है इसके विरोध में होंगे। और कुछ लोग होंगे न्यूट्रल, जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए हम बात कर रहे हैं, वो ये सारी चीजें देख रही है कि संजय राउत का पहले क्या स्टैंड था और अब क्या स्टैंड है, और एकनाथ शिंदे जो उनकी पार्टी है वो अभी जो कर रही है वो क्या उचित कर रही है या अनुचित कर रही है। तो पब्लिक भी हम कहेंगे कि एक जैसी सोच सबकी नहीं होती है, वो भी बटी कहीं ना हुई कहीं है। डिवाइडेड होती है, और उनका भी अपना अपना जो मत है वो भी डिवाइडेड रहता है। मनु आप भी कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए महाराष्ट्र में क्योंकि वो बहुत मामला ये पॉलिटिसाइज हो गया है, तो इसलिए हो सकता है कि वहाँ उस तरह के रिएक्शन देखने, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है, मैं बहुत सारे रिएक्शन देख रहा हूँ, पब्लिक के भी रिएक्शन, उनको लग रहा है यार क्या जो है आप इसमें उलझे हुए हो, मतलब क्या मतलब है। अब देखिए अगर उस तरह के देखें तो नाम तो नहीं लिया है, मतलब इससे ज्यादा तो जो है पॉलिटिकल लोगों ने कितने कैसे कैसे बयान दिए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी गालियां एकदम। दी हैं इलेक्शंस में, कितनी गालियां दी हैं, और नाम लेके दी हैं कि वो तो गद्दार, तो किसने कहा है ये तो पता ही है, नाम लेके कहा है। लेकिन इन्होंने तो नाम नहीं लिया उस समय, उनको तो आपने कुछ नहीं कहा, उनके या उनके खिलाफ तो कुछ नहीं किया। अब चूंकि अब यहाँ पे आदमी आपने इनको दबोच लिया, आपको लगा कि हाँ ये मौका है अपने चढ़ने का, तो आपने दबोच लिया। तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना। हम कह सकते हैं कि ठीक है भैया, अगर कामरा ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है, लेकिन उन्होंने तो नाम नहीं लिया है।
जो दूसरे पॉलिटिकल लोग थे, अभी इलेक्शन निपटा है ना, ज्यादा समय तो हुआ नहीं है महाराष्ट्र के चुनाव को, उस समय कैसे कैसी बातें कही गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो तो बहुत पर्सनल अटैक थे, लेकिन सब हवा हो गए, उनमें वो तो कोर्ट में नहीं गए वो मामले। तो ये देखना पड़ेगा कि आप किस पे रिएक्ट कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपको लगता है कि हाँ, हो सकता है कि चूंकि आपने कामरा को जो है वो बना दिया है, कि मोहरा बना दिया है, तो अब इस बहाने जो है अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो एक ये भी देखा जा रहा है, रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है, बाकी जो रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन देख रहे हैं, कि उसे लग रहा है कि यार क्या बेवजह की बातें आप किस मुद्दे को तूल दिए जा रहे हो, ये इतना बड़ा मसला तो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल मनु, और अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में कुणाल कामरा को किस तरीके की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। क्या उनकी जो मुसीबत है वो कम होती है, या फिर कोई और नई मुसीबत उनके साथ जो है जुड़ जाती है। तो इसके लिए हम सबको देखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र मद्रास हाई कोर्ट ने जो है उनको 7 अप्रैल तक की एक तरीके से कहेंगे राहत दे रखी है। लेकिन उसके बाद भी जो है, जिस तरीके से मुंबई पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है, और अब उसके बाद आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि अदालत ने जब राहत दी है तो ऐसा नहीं कहा है कि कुणाल कामरा को पुलिस इन्वेस्टिगेशन से भी राहत मिलेगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करनी है, पुलिस का सहयोग करना है। तो अब देखना यही है कि कुणाल कामरा का आगे का सफर कैसा रहता है, और इस पर जो पूरी राजनीति चल रही है वो राजनीति किस ओर जाती है। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, और वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट अवश्य दें, जिससे कि हमें भी अगर कहीं कुछ कमी है और उसको सुधार करने की गुंजाइश है तो हम उसमें सुधार कर सके। नमस्कार। थैंक यू ललित, थैंक यू मनु। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू मनु।